चलिए अब खबरें विस्तार से। मथुरा में साइन बोर्ड के गठन पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि गिरिराज पर्वत के पर्यावरण संरक्षण और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए साइन बोर्ड के गठन पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को एनजीटी दोबारा सुनवाई करेगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाथद्वार मंदिर बोर्ड को सुनवाई में पक्षकार बना दिया है। तो एनजीटी ने फिर से सुनवाई शुरू कर दी है। 22 दिसंबर को एनजीटी करेगा सुनवाई और एक बार फिर से इस पर सुनवाई होने जा रही है। साइन बोर्ड के गठन पर एक बार फिर से सुनवाई मुमकिन है। और बता दें कि गिरिराज पर्वत परिक्रमा बोर्ड के गठन पर सुनवाई होगी। 22 दिसंबर का दिन तय किया गया है। 22 दिसंबर की तारीख पर मुहर लगी है। एनजीटी पर एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। 22 दिसंबर को एनजीटी करेगा सुनवाई। मोहम्मद फारूक मथुरा से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, 22 दिसंबर को होने जा रही है सुनवाई, क्या कुछ खास? जी स्वीटी, आपको बता दें कि ये गोवर्धन का मामला है और गोवर्धन में जो गिरिराज पर्वत है परिक्रमा मार्ग से लगा हुआ पूरा, उस पर जो है एनजीटी में सुनवाई चल रही है। उसमें श्राइन बोर्ड का गठन होना है, जिसमें पर्यावरण को लेकर और तमाम आवश्यक वस्तुओं को लेकर, आवश्यक चीजों को लेकर उस पर सुनवाई होनी है। और उसको जो है पहले जो है एनजीटी ने, नेशनल ट्रिब्यूनल ने उसको निकाल दिया था, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, और अब जो है कल उसकी सुनवाई हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ इस पर आदेश करे हैं कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में उसमें एनजीटी में इसको शामिल किया जाए। श्राइन बोर्ड के गठन पर फिर से सुनवाई होनी चाहिए और श्राइन बोर्ड का गठन होगा तो उससे जो है जो पर्वत है हमारा गिरिराज जी का, उस पर्वत पे जो है पर्यावरण को भी सुरक्षा होगी और साथ साथ जो है जो आवश्यक वस्तुएं हैं, परिक्रमा मार्ग है जिस तरीके से, उस पर भी सारी जो है सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वो माना गया है। क्योंकि लाखों लोग जो है परिक्रमा करते हैं और पर्वत को जो क्षति पहुंचती है या पर्वत के लिए जो पर्यावरण पे का असर पड़ता है, उसको लेकर श्राइन बोर्ड का गठन जो है बहुत जरूरी है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उस पर जो है 22 दिसंबर को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी तय है। तो फारूक, दिक्कत कहाँ आ रही है? आखिर क्यों नहीं गठन किया जा रहा है? सुनवाई का इंतजार एक के बाद एक किया जा रहा है, इतनी तारीख क्यों दी जा रही है? जी, असल में जो श्राइन बोर्ड का गठन होना है उसको लेकर जो है कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी जो है, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी बोलते हैं, वो दिल्ली में उसने श्राइन बोर्ड के गठन को लेकर जो है जो याचिका डली हुई थी उनको अलग कर दिया था। इसको लेकर जो है लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कल इसमें डेट थी तो उन्होंने अपना पक्ष रखा और अपना पक्ष रखने के बाद में जब उन्होंने बताया कि जो गिरिराज परिक्रमा पर्वत है उस पर श्राइन बोर्ड का गठन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोवर्धन में लाखों श्रद्धालु आते हैं और परिक्रमा करते हैं, दिन रात परिक्रमा चलती है और वातावरण को लेकर जो है और तमाम आवश्यक चीजों को लेकर जो है उसका श्राइन बोर्ड का गठन होना बहुत ही आवश्यक है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों को सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश कर दिया कि नाथद्वारा कमेटी श्राइन बोर्ड का गठन जो है होना जरूरी है और उसको लेकर एनजीटी 22 दिसंबर को इस पर सुनवाई करे। जी ठीक है फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं हरियाणा सीएम मनोहर लाल के लक्ष्मण आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को चुना गया है। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय लेंगे। बीजेपी आलाकमान की मुहर के बाद रविवार तक नामों का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। पर्यवेक्षकों के नाम है डॉक्टर के लक्ष्मण, मनोहर लाल और
सुश्री आशा लकड़ा ये जो पर्यवेक्षक है ये बनाए गए हैं। बात की जाए राजनाथ सिंह की और श्री विनोद तावड़े, इनका भी नाम निकल के सामने आ रहा है। सुश्री सरोज पांडे ये भी पर्यवेक्षक बनाई गई है और डॉक्टर के लक्ष्मण मनोहर लाल, सुश्री आशा लकड़ा इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये राज्य में जाएंगे और वहां पे विधायक दल की बैठक लेंगे और उसके बाद से आलाकमान को इसकी जानकारी देंगे और उसके बाद से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि रविवार तक ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में पर्यवेक्षकों की नाम की सूची जो है वो बाहर आ चुकी है और कार्य जो है वो पर्यवेक्षक करने शुरू कर देंगे अब से कुछ ही देर में। और ये नाम है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। और देहरादून में इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो चुका है। पीएम मोदी ने इस समिट को लेकर उद्योगपतियों से उत्तराखंड में निवेश करने का आह्वान किया है। पीएम मोदी और सीएम धामी की जोड़ी से सभी को उम्मीद है कि विकास तेज होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्वागत में मानव श्रृंखला बनाए गए। पीएम मोदी का स्वागत हुआ था पहले दिन जीआईए समिट की, उसमें मानव श्रृंखला बनाई गई थी। पीएम को सम्मान दिया गया था स्वागत के बाद से और सीएम धामी ने पीएम मोदी को सम्मान दिया था। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम ने प्रदर्शनी देखी थी। वहां पे जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसको पीएम मोदी ने देखा था। उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर 4 धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो। डबल इंजन सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे। चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें। कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा
दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा जी, इतना सामर्थ्य है। और वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 11 दिसंबर को 45वां दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री शामिल होंगे, जिसको लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी से खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में इस बार 45वां दीक्षांत समारोह मनाया जाने वाला है। इसको लेकर विश्वविद्यालय में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और एक तरह से लगातार रोजाना कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी कराया जा रहा है और साथ ही साथ जो है अन्य विभागों में तरह तरह के प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई जा रही है। इसको लेकर हमारे साथ विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी सर बातचीत करेंगे, जिससे जानेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन में किस तरह का उल्लास है और क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, दीक्षांत मनाया जाने वाला है, किस तरह की तैयारियां है विश्वविद्यालय प्रशासन की? देखिए, विद्यापीठ का जो हमारा 45वां दीक्षांत है वो 11 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है और इस बार भारत की राष्ट्रपति महामहिम हमारे इस दीक्षांत में मुख्य अतिथि हैं। इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश की राज्यपाल महोदया भी इसमें प्रतिभाग करेंगी, उन्हीं की अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम होगा। इसकी महत्वता को देखते हुए विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि हम इसे पूरे एक उत्सव की तरह मनाएंगे और एक सप्ताह से ही सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। इनमें सभी विभागों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जा रही है। सर, और कौन कौन अतिथि के तौर पे शामिल होगा? क्या विशिष्ट अतिथि की बात करें तो और किन लोगों की शामिल होने की उम्मीद है? हाँ, इसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया है। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा मंत्री और हमारी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। सर, कितने बच्चों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा और किन किन बच्चों को डिग्री उपाधि दी जाएंगी? लगभग 78,000 बच्चे हैं टोटल, जिसमें हमारे डीलिट भी हैं, पीएचडी भी हैं, स्नातकोत्तर हैं, स्नातक हैं, उनको डिग्रियां दी जाएंगी। इसके साथ ही साथ हमारे पास लगभग 65 गोल्ड मेडल्स हैं। इन 65 गोल्ड मेडल्स में से 14 गोल्ड मेडल बॉयज़ के हैं और बाकी 51 गोल्ड मेडल जो है वो गर्ल्स के हैं। इसके साथ साथ इस दीक्षांत समारोह में 2 हमारे खिलाड़ियों को भी दिया जाएगा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। सर, और क्या कुछ सारी बात की जाए प्रशासनिक व्यवस्था की, तो इसमें आप लोगों की कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि अभी से 2 दिन बाद ही राष्ट्रपति का आगमन है, ऐसे में जो है सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन के जो तमाम जो व्यवस्था होती है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? निस्संदेह, क्योंकि हमारे सर्वोच्च पद पे महामहिम विद्यमान हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल होता है और उसी के तहत उनके आराम के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का सहयोग हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। परसों माननीय जिलाधीश महोदय और दूसरे स्टाफ ने विज़िट किया था। आज भी हमारे एडीएम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ विज़िट किए और आज हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर AK मिश्रा जी भी आए। इसलिए पूरा प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और उसके साथ साथ हमारा उत्तर प्रदेश का प्रशासन सारे बहुत जागरूक हैं और विश्वविद्यालय में पूरे जोरों शोरों से ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। हर एक विभाग बहुत अच्छी तरह आह्लादित है, अनेकानेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बच्चों में असीम उत्साह है और हमें पूर्ण आशा है कि महामहिम का विश्वविद्यालय परिसर में आना एक ऐतिहासिक क्षण होगा और हमारे बच्चों को इससे बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए, राष्ट्रपति का आगमन काफी ज्यादा खास है और ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन यानी कि राज्य विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहा है कि देश का राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाला है। अब देखने वाला बात होगी कि कैसे दीक्षांत समारोह बीतता है और क्या कुछ चीजें यहाँ से निकल सामने आती हैं। वाराणसी से सहयोगी आदित्य सिंह के साथ विकास चौबे, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।